अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस जो कि नजरसानी केस का फैसला था, उसका तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 10 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा था और 6-4 के तनासुब से सरीना ईसा के हक में ये फैसला सुनाया गया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि फैसला जो है वो वाज़े अल्फाज में सुनाया जाएगा कि इस अदालत के जज समेत कोई कानून से बालातर नहीं है। कोई भी चाहे वो इस अदालत का जज क्यों ना हो, उसको कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हर शहरी अपनी जिंदगी, आज़ादी, साख और जायदाद से मुतालिक कानून के मुताबिक सलूक का हक रखता है। जबकि दूसरी जानिब जो वज़ीर कानून है फ़रूक नसीम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तज़ादात का हामिल करार दिया है। फैसले से मुतालिक तफसीलन बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मारूफ माहिर कानून नासिरा जावेद साहिबा ने। नासिरा साहिबा, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। नासिरा साहिबा, जो फैसला जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इस फैसले को एक माहिर कानून की हैसियत से आप कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ कि बहुत ही मुनासिब फैसला है, क्योंकि देखिए जो पहला फैसला था ना, उसमें अदालत ने ये कह दिया कि जी हमने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन वो जो SBR है वो उनकी सरीना ईसा के खिलाफ इतने दिनों में कार्रवाई करे और ये बताए कि उनके ये एसेट्स कहाँ से आए हैं हमें रिपोर्ट से। जब उन्होंने एक दफा फैसला कर दिया, वो हो गया संसद, यानी कि अज़कार रफ्ता होगा। फिर उसके बारे में उनको कोई अलहदा डायरेक्शन देने का तो कोई इख्तियार ही नहीं था, या उस केस को दोबारा टेकअप करने का। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते थे कि अगर कोई मामलात है जो SBR के जुरिसडिक्शन में है तो SBR इज एट लिबर्टी टू परस्यू देम, दैट वाज ऑल। ये इस तरह डायरेक्शन देना तो मेरा ख्याल है को बनता ही नहीं था, तो इसीलिए स्ट्राइक डाउन हो गए। सही डायरेक्शन दिया तो मेरा ख्याल है बतौर फरीक भी वाज़े तौर पे उनके सामने नहीं थे ना, उनको सुना था। केस तो था फैज ईसा का और वो बार एसोसिएशन की तरफ से हुआ था और फैज ईसा की तरफ जी। और वो अभी फैसले में ये भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद से कोई भी मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेज सकता, और ना ही कोई काउंसिल जो है वो किसी भी जज की बीवी या अहले खाना के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। देखिए जो है ना इस वक्त केस जो ये फरूक नसीम ने बाद में बात की है कि जी इस तरह तो फिर सियासतदानों को भी नहीं पूछना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना, उसमें तो ये वाजे है कि जस्ट भी कोई बंदा जो है वो सियासी पार्टी की तरफ से आता है इक़्तिदार में या उसका चुनाव होता है, तो उसमें अपने अहले खाना का और सबका वाज़े तौर पे गोशवारा देना है, ताकि अगर बाद में कोई भी वजाहत हो जाए या उसमें कोई जाती हो तो पता लगे ये कहाँ से आया। बिकॉज ही इज होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिसर एंड ही हैज बीन he is representing the people and this is part of the law, the representation of people's act. लेकिन जुडिशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ऐसी कोई बात नहीं, ना ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो रेफरेंस है उसमें ये ऐसी बात आई ना आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो ये बात नहीं। और ये अलग एक बात है कि जब सारे जो शहरी है ना वो आर्टिकल 25 के मुताबिक कानून की नजर में बराबर है, तो कानून जो है वो सबके लिए SBR का एक जैसा है, वो उनके साथ जो मर्जी सलूक करे, जो भी उनका बच्चा है उसके मुताबिक। अच्छा नासिरा साहबा, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो जहन में आता है कि जो जज हैं वो तो अपनी अहलिया और बच्चों के मामलात का जिम्मेदार नहीं होता, जो इस फैसले के मुताबिक कहा गया है। दूसरी तरफ वही बात कि सियासतदानों को जो इसी बुनियाद पर जो है वो कटहरे में लाया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली नवाज शरीफ का मामला हुआ जिसमें मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज भी शामिल थे। तो ये केस फाइज ईसा के केस से किस तरह से मुख्तलिफ है, और क्या इसको ये जो अभी फैसला जारी किया गया है ये उनके केस में भी प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है? किसके केस में? नवाज शरीफ की केस में सियासतदानों की। देखिए ना, काजी फाइज ईसा जो है वो अदलिया की तरफ से है और उनके ऊपर वो लगता है जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस, और उसके बारे में अदालत ने कह दिया कि जी ये मैला फाइड है कि ये बदअनवानी पे जो है मबनी। अब जब ये बात हो गई, वो केस खत्म हो गया, काजी फाइज ईसा की तरफ से था और बार एसोसिएशन की तरफ से, तो फिर सरीना ईसा के बारे में जो फरीक भी नहीं थी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, उनके बारे में ये इंस्ट्रक्शंस दे देनी SBR को और कितने दिनों में आपके प्रेजेंट करें, ये बात कुछ जो थी ना ये उनकी दायरा इख्तियार में आती ही नहीं थी, ना इनको मुनासिब थी कि ये बात करते, तो इसलिए वो स्ट्राइक डाउन हो गए। सही,
ٹھیک ہو گیا. اچھا ناصرہ صاحبہ، یہ جو تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق جو بینچ کا اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ جو ججز ہیں جنہوں نے مرکزی کیس میں فیصلے سے اختلاف کیا وہ نظر ثانی کیس میں فیصلہ حق میں دے سکتے ہیں. جج اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے کی نظر ثانی کیس میں تصحیح کر سکتے ہیں. اس ایک جو یہ بنیادی پوائنٹ جو اس تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے، اس کو ذرا ایلیبوریٹ کیجیے گا پلیز کہ کیا جنہوں نے جو پچھلا تحریری فیصلہ جو فیصلہ مختصر فیصلہ جاری کیا تھا اس میں جو فیصلہ ان کے خلاف دیا تھا، کیا اسی فیصلے میں یہ اپنے فیصلے میں تبدیلی کر سکتے ہیں نظر ثانی کیس میں؟ نظر ثانی کیس جو ہے یہ تو ایک مختلف عدالت ہے نا. جو پہلا کیس ہے یہ وہی لوگ چاہے ان میں ہوں، لیکن یہ لارجر بینچ ہے ایک تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب اثر نو عدالت کی تشکیل ہوئی. یہ جو عدالت اکثریت سے فیصلہ کرے گی یہ جو ہے یہ اس پہلے فیصلے کے اوپر رکھے گا، ترجیح رکھے گا، کیونکہ یہ اس کا وہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں ریویو ہے. اب اس کے بعد تو دیکھیے دنیا میں تو کوئی میرے خیال سے کوئی مزید فیصلہ نہیں ہو سکتا، ہمارے قانون اور آئین میں اس کی گنجائش ہی نہیں. تو یہ جو فروغ نسیم صاحب نے کہا ہے کہ جج اگر جواب دہ نہیں ہے تو وزیر اعظم اثاثوں سے متعلق کیوں جواب دے ہو؟ دیکھیے ان کا تو قانون کہتا ہے، جو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے گوشوارے انہوں نے داخل کرنے ہیں اپنی بیوی بچوں اہلیال کے سب کے، تاکہ کیونکہ ہم نے ان پہ دیکھے نا، ہم نے ان کو اپنے اعتماد دیا ہے ایک قسم کا سارے ووٹرز نے. تو جب ووٹر نے دیا ہے تو پھر اس کو ٹھیس بھی تو نہیں نہ پہنچنی چاہیے، اور جب اس کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ان کے اثاثے یا ان کے اہل و عیال کے تھے جس دن وہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ لکھا ہوا ہے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں کہ انہوں نے اعلان کرنا ہے، اور اس میں تبدیلی آئی تو وہ کہاں سے آئی. اور باقی جو ہیں یہ جو ہیں اپنا انتظامیہ کے لوگ، ان کے اوپر پریونشن آف کرپشن ایکٹ لگتا ہے، اور جو ہے اپنے عدلیہ کے لوگ ان کے اوپر ریفرنس ہوتی ہے. لیکن پھر وہ جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی تو نہیں ہو سکتی، اور وہ صرف ان کے بارے میں ہوتی ہے، وہ ان کے اہل و عیال کے بارے میں نہیں ہے. اخلاقی طور پہ اگر وہ داخل کرنا چاہیں، جیسے میرے شوہر جو تھے وہ تھے جج یا چیف جسٹس تھے، تو جب ان کو گوشوارہ داخل کرنا ہوتا تھا اکارڈنگ ٹو ججز کوڈ آف کانڈکٹ، تو میں نے کہا جی آپ میرا بھی ساتھ لکھ دیجیے گا، کیونکہ میں تو ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو جو بھی ہے سامنے وہ ہو، تاکہ بعد میں کوئی گشت نمائی ہونے کا موقع ہی نہ نکلے یا کوئی ایسی بات جو ہے نہیں. تو جب ان کے پاس ایسے اثاثے تھے جن سے کوئی وضاحت نہیں تھی کہ یہ کہاں سے آئے، تو یہ تو ان کو پہلے ہی ظاہر کر دینا چاہیے تھا اپنے گوشوارے میں. لیکن یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے، یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قانون ان کو پابند نہیں کرتا اس سے. وہ کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے اپنے اپنے گوشوارے ہیں، ان کا گوشوارہ اپنا. صحیح. تو کیا قانون میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اگر جب یہ سوال اٹھ جائے گا کہ وزیر اعظم اگر جواب دہ نہیں ہے؟ تبدیلی کر سکتی ہے، کنڈکٹ آف کوڈ آف کنڈکٹ جو ججز کا ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن اب جو تبدیلی ہوگی وہ آپ اس کو تو پچھلے کیسز پہ نہیں لگا سکتے، ریٹروسپیکٹیولی تو نہیں لگے گا. وہ آگے سے کوئی کیس ہو تو اس پہ تو اس کا ہو سکتا ہے اطلاق، لیکن پرانے جو چل چکے ہیں کیسز وہ تو میٹرز پاسٹ اینڈ کلوزڈ ہے نا، اس کے اوپر آپ نے نہیں اطلاق کر. صحیح. ویسے فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فروغ نسیم کا جو بیان ہے اس سے کہا ہے کہ ججز کی اہل خانہ کے اثاثوں سے متعلق جو فروغ نسیم کا بیان ہے وہ بڑا اہم ہے. مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف نظر آتی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کو اس میں جو ہے وہ مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ اس وقت جب حکومت کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک طرح سے جو عوام میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ جو یہ ہمارے ادارے ہیں، عدلیہ ہے، حکومت ہے، یہ ایک پیج پر نہیں ہے؟ تو یہ اس طرح کا تاثر تو دینا چاہیے نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں فروغ نسیم تو اب جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کیس کی تعمیر تو انہوں نے کی ہوئی ہے. اب سنان جو تھا آرکیٹیکٹ جس نے یہ اتنی ساری مساجد بنائی ہیں ترکی میں اور اتنی عمارتیں بنائی ہیں، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میری عمارت کی جو دیوار ہے اس میں نقص ہے یا وہ ٹیڑھی ہے یا وہ جو اس کا مینار ہے وہ درست نہیں، وہ تو یہ باتیں نہیں کرے گا. تو یہ جو باتیں ہیں وہ تو اس لیے کریں گے کیونکہ تعمیر ان کی ہوئی ہے اور انہوں نے تو اس کا دفاع کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اصل میں سمجھتی ہوں کہ جو فیصلہ ریویو پٹیشن میں آیا
وہ بالکل صحیح ہے. پھر کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی یہ یا عقیدی کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں کیا ہے, یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. میں نے کہا نہیں, کورٹ کا تو فیصلہ وہ ہے جو اکثریت کرتی ہے, اور جو اکثریت ججز نے فیصلہ دیا ہے وہ تو ہے نا 45 صفحوں پہ یا کتنے صفحوں پہ مشتمل, انہوں نے اپنا علیحدہ آبزرویشن دی ہے, وہ ان کا ذاتی نظریہ ہے, وہ کورٹ کا فیصلے میں شامل نہیں ہوتا. صحیح. تو ناصرہ صاحبہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس میں ملوث جو ججز ہوتے ہیں ان کو کٹہرے میں عام طور پر نہیں لایا جاتا, جبکہ دوسری طرف جو ایسے ججز ہوتے ہیں جن کا ایک نام ہوتا ہے, جن کے فیصلے جو ہیں, جن کے فیصلے بولتے ہیں, کیونکہ ججز کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ خود نہیں بولتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں, تو ایسے ججز کو کٹہرے میں نہیں لایا جاتا. لیکن جو ایسے ججز ہیں جو واقعتاً جو ایسے فیصلے کرتے ہیں جو قانون کے مطابق ہوتے ہیں, یا جو ان کو لگتا ہے کہ یہ اپنی ضمیر کی آواز پر وہ فیصلہ کر رہے ہیں, تو ان کو کٹہرے میں اس طرح سے لا کر ان کا استحصال کیوں کیا جاتا ہے؟ نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے, اگر کوئی میجسٹریٹ فیصلہ کرتا ہے تو اس کا سیشنز کورٹ میں جاتا ہے, اس کے خلاف اپیل. سیشنز کورٹ کو فیصلہ کرتا ہے اس کی ہائی کورٹ میں جا سکتی ہے, ہائی کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کے آگے اس دنیا میں تو کسی کو داد رسی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جج نے فیصلہ غلط کیا یا صحیح کیا, کیونکہ وہ جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ عدالت کا فیصلہ ہے, اور وہ تب تک نظیر کے طور پہ رہے گا جب تک کہ اس سے بڑا کوئی بینچ نہ تشکیل ہو جو اس فیصلے کو کسی اور کیس میں اوور ٹرن کر دے. اب اس کی تو ریویو آگے مزید میرے انداز میں سے نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں تو جو لاسٹ تھا وہ ہو چکا ڈسیزن. صحیح. یہ تو آپ نے فیصلوں کی نظیر کی بات کی نا, میں ججز کی بات کر رہی ہوں کہ جو ایسے ججز ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے, یا ان کو قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے جو جوڈیشل ایکٹیویزم میں انوالو ہوتے ہیں؟ دیکھیے, اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو خلاف قانون ہو تو پھر تو یقیناً ان کو آپ لے کے آ سکتے ہیں. اور اب تو قواعد و ضوابط جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں سپریم کورٹ نے کہ یہ جو 184(3) کے کیسز کو موٹو ججز کہتے ہیں, ان کو کون سے قیود و حدود کے اندر لے کے آنا ہے. ہر کیس نہیں آتا, پہلے وہ ادھر ہی جاتا ہے جو ان کا ایک رجسٹری ہے جس کے بیچ میں یہ کیسز اس طرح کے کوئی کام ہوتے ہیں, وہ رجسٹر ہوتا ہے. پھر وہاں پہ جو ڈپٹی رجسٹرار ہے وہ چیک آؤٹ کرتا ہے کہ یہ کیا ان حدود و قیود کے مطابق ہے جو ٹیک اپ ہو سکتے ہیں, تو پھر وہ ٹیک اپ ہوتا ہے. ہر کیس اس طرح ٹیک اپ نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی سو موٹو کر لے اور اس کا فیصلہ درست نہ ہو تو اس کو تو نیچرلی آپ ریویو میں تو لے جا سکتے ہیں, لیکن ریویو کے علاوہ اس کا کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ جج کو کردار پہ تو صرف ریفرنس کے تحت ہی جا سکتے ہیں نا, جس کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم مشورہ دیتے ہیں صدر پاکستان کو اور وہ ریفرنس لے کے آتے ہیں. لیکن وہ بڑے سوچ سمجھ کے لانے کی ضرورت ہے کہ باقی کوئی ایسا عمل ہے جو قانون کے مطابق انہوں نے نہیں کیا, یا بے قاعدگیاں ایسی ہیں, یا کوئی کرپٹ پریکٹس کا عنصر ہے جس کے اوپر یہ لایا جا سکے. نہیں تو ایسے تو نہیں کہ آپ بلا سوچے سمجھے. تبھی تو یہ پہلی دفعہ قواش ہو گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے, کیونکہ اس کا کوئی تفتیش پہلے باقاعدہ ہوئی نہیں تھی. تو ناصرہ صاحبہ, یہ جو عالمی رینکنگز بھی ابھی کچھ رپورٹس بھی ہمارے سامنے آئی ہیں, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری جوڈیشری انٹرنیشنل کی, وہ میں بات یہی پہ وضاحت کر دوں. دیکھیں یہاں اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل پاکستان, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی اسپوکس پرسن میں ہوں, کیونکہ ہماری صدر ہیں محترمہ یاسمین لاری, وہ ملک سے باہر ہے. تو ہم نے اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا, نہ ہم سے انہوں نے کوئی ڈیٹا مانگا ہے ایسا, یا ہم نے کوئی ان کو ایسے دیے ہوں یہ جو ہے ڈیٹا یا کوئی جس پہ انہوں نے بنایا ہو. 13 کوئی ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن, جس میں شاید کوئی پاکستانی بھی ہو, جن کا جو بھی ہے اعداد و شمار ان کے اوپر مبنی انہوں نے یہ اپنا بنایا ہے جو رپورٹ ہے, اور یہ برلن سے شائع ہوئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے برلن میں انہوں نے دی ہے, اور 8 اداروں کا جو تعلق پاکستان سے یا ہے ان کا, یا انہوں نے پاکستان کے بارے میں اعداد و شمار جو تھے اکٹھے کیے ہوئے تھے, ان کے اوپر مشتمل ہے یہ رپورٹ. اس میں ہمارا کوئی دخل عمل نہیں ہے, نہ ہم نے اس میں کوئی انپٹ دی, ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں.
सही, कोई इनपुट नहीं दी गई और हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया नासरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है पंजाब में, उनका क्या लाया अमल है, क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने बयान में कहा है कि डील और ढील की बातों में कोई हकीकत नहीं है। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत और वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। दूसरी जानिब शेख रशीद ने भी अपने एक इंटरव्यू में और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यही बात दोहराई है। दूसरी तरफ हम देखें तो इमरान खान साहब, जिन्होंने अपने खिताब में कहा था कि अगली बार इक़्तिदार में ना आने और सड़कों पर निकलने की सूरत में वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। क्या मामलात चल रहे हैं, तज्ज़ियाकार इन तमाम मामलात को किस नज़र से देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब। ज़ैगम खान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। ज़ैगम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बार बार जो वज़रा आकर ये बयानात दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, जो हुकूमत है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, बार बार आकर मीडिया पर किसको ये यकीन दहानी कराई जा रही है? मेरे ख्याल है इस वक्त जो हुकूमत खुद एक अनसर्टेनिटी का शिकार है और जिस एतमाद की कमी का शिकार है, ये उस चीज का इजहार है। जाहिर है हुकूमत 5 साल के लिए मुंतखब हुई है तो उसको 5 साल पूरे करने चाहिए और वजीर आजम तो इस दरमियान में आईनी तौर पर तब्दील हो सकते हैं या वजीर आजम असम्बली चाहे तो तोड़ सकते हैं, अदरवाइज तो हुकूमत जो है उसके भी 5 साल पूरे बनते हैं। तो सिर्फ उनके इस अदम एतमाद का और उनके जो डिस्कम्फर्ट है, परेशानी है, ये उसका इजहार ही मालूम होता है। लेकिन ज़ैगम साहब, अगर हम पास्ट की एग्जाम्पल देखें, अपना माजी देखें, तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो वज़ीर आज़म है उसको अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और ये तकरीबन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का भी जो है आखिरी साल है, तो उनका डरना तो बनता है, कुछ नेचुरल है। या बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए 2008 के बाद से जो एक तब्दीली हमारे सामने आई वो ये आई कि दोनों पार्टियों ने, जो 2 हुकूमतें थी, अपने 5-5 साल हुकूमत ने जरूर पूरे किए। आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वजीर आजम का जो है वो इन दोनों हुकूमतों में वज़राए आजम जो है वो फिर भी अपनी जो है वो मुद्दत पूरी नहीं कर सके, जो बहुत अफसोसनाक बात है। और इस वक्त हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वजीर आजम भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा एक हुकूमत को बहरान दरपेश है वो इस बात का है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक चीज याद दिलाऊंगा, पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था जिस सर्वे ने ये कहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन या सबसे ज्यादा जो अप्रूवल रेटिंग पाकिस्तान में जिस वजीर आला की है वो उस्मान बुज़दार है। 45% उनकी अप्रूवल रेटिंग है और वजीर आजम ने उनको कई बार कोट किया, अभी कुछ दिन पहले अपनी तकरीर में कोट किया। अगर आप उसी सर्वे को पढ़ें तो उस सर्वे में जिन लोगों ने ये कहा कि पिछली बार हमने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, उनमें से 55% लोगों ने कहा कि अगली बार हम तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे। यानी पीटीआई के 55% वोटर उस सर्वे के मुताबिक, जिसको पीटीआई खुद इतना अहमियत दे रही है, उसमें 55% पीटीआई के वोटर ये कह रहे हैं कि हम अगली बार पीटीआई को वोट नहीं देंगे। जो माशी बहरान आया हुआ है, इस तरह के माशी बहरान जब भी आते हैं तो लोग हुकूमतों को जरूर सजा देते हैं। इसी तरह का माशी बहरान पीपल्स पार्टी के दौर में था, आपको याद होगा, और उस माशी बहरान की पीपल्स पार्टी को इतनी सख्त सजा मिली कि अभी तक पीपल्स पार्टी उससे संभल नहीं सकी। इस वक्त भी जो माशी बहरान है उसकी बहुत बड़ी कीमत अवाम को देनी पड़ रही है और अवाम उसकी सजा जो है मेरे ख्याल में जरूर देंगे। इस हुकूमत की जो एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है वो स्ट्रेंथ ये रही है कि इसको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल रही है। और अब भी जो वज़रा हैं जब रीअश्योर करते हैं, जब ये कहते हैं कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, तो वो बार बार ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई एक पेज पर है। अब वो एक पेज पर है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि जब कोई हुकूमत इतनी अनपॉपुलर हो जाए तो फिर जो सियासती अदारे हैं उसका बोझ नहीं उठा सकते, फिर उन्हें डिस्टेंट, अपने आप को एक डिस्टेंट करना उस हुकूमत से जरूरी हो जाता है। एक्टिवली वो उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आते। तो एक तरफ तो हमें वज़रा के इस तरह के बयानात नजर आते हैं
लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के एंड पे हमें या तो खामोशी नजर आती है या इस बात की रीअश्योरेंस नजर आती है कि हम किसी तरीके से सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वजह से जो अपोजिशन है वो कुछ एतमाद पकड़ रही है, क्योंकि ये हुकूमत जो है उसको सादा अक्सरियत नहीं है, ये कोalition गवर्नमेंट है, और अगर ये कोalition ब्रेक हो जाए तो ये हुकूमत आईनी तौर पर गिर सकती है, तब्दील हो सकती है, अदम एतमाद का वोट आ सकता है। तो आइन के अंदर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है और अपोजिशन इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है, मुख्तलिफ सिनेरियोज बना रही है, उसके अंदर इस बात के इख्तलाफात मौजूद हैं। इस बात में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर हम हुकूमत में आ जाएं तो ये तो बहुत बड़ा एक बोझ उठाने वाली बात होगी, और खास तौर पे अगर हम 1-1.5 साल के लिए आए जो आईनी मुद्दत बाकी है, क्योंकि आपको मालूम है कि हुकूमत को गिराकर अगर कोई हुकूमत बनाएगा तो उसके पास 2 सिनेरियोज हैं, या तो वो मुद्दत पूरी करेगा, यानी जो 1.5 साल बाकी रहता है वो हुकूमत करेगा। उस सूरत में तो अपोजिशन समझती है कि बहुत बड़ी लायबिलिटी होगी और इस हुकूमत का मलबा हम पे गिरेगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो हुकूमत आए वो हुकूमत आते ही इस हुकूमत को, इस असेंबलियों को डिसॉल्व कर दे और फिर वो इलेक्शन में चले जाए, उसके अपने मसले हैं और इस बात में भी इख्तलाफात हैं अपोजिशन में। तो ये बात बिल्कुल इस वक्त ओपन है, किसी एक तरफ कोई मंजरनामा वाज़े नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत बज़ाहिर उस बात से काफी घबरा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी है अपोजिशन करने की, जिस तरह अभी आपने भी कहा कि वो उस तरह से मौसर नहीं है, लेकिन वो जो जलसे जुलूस कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं और लोगों को अब मोटिवेट कर रहे हैं, और अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपनी अगली इलेक्शन मुहिम के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि जो लोगों के मसाइल हैं, जैसे अभी किसानों का मसला चल रहा है, खाद का बहरान था, आटे का बहरान था, चीनी का बहरान था, बहुत बेतहाशा बहरान थे, लेकिन हमने देखा है कि अवाम के मसाइल को लेकर ये लोग सड़कों पर नहीं निकले। तो क्या अगले इलेक्शन में आप देखते हैं कि अगर पीटीआई से मायूस जो वोटर है वो इनकी तरफ जाएगा, या वो वोट ना देना पसंद करेगा, या न्यूट्रल रहना पसंद करेगा? क्या आप इसको देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि इस वक्त अवेलेबल ऑप्शंस तो यही हैं, तो लोग तो इन्हीं के पास जाएंगे। इस वक्त जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी का लॉस है, अगर आप ओपिनियन पोल्स को देखें, इस वक्त सबसे अहम चीज जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं या करना चाहिए वो है कि ओपिनियन पोल्स हमें ये क्या बता रहे हैं। तो ओपिनियन पोल्स हमें इस वक्त भी बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक एज ले चुकी है पॉपुलैरिटी में पीटीआई से आगे जा चुकी है। पंजाब में तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज की पॉपुलैरिटी है, मैं दोबारा उसी आईपोर के सर्वे की बात कर रहा हूं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उसी सर्वे के मुताबिक पंजाब में तो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की जो मकबूलियत है वो पीटीआई से तकरीबन 50% ज्यादा हो चुकी है। तो लोगों के पास जब ऑप्शंस नहीं है तो उन्हीं के पास जाएंगे। लेकिन आपकी इस बात में भी बहुत वजन है कि वोटर्स का एक सेक्शन ऐसा जरूर होगा जो मायूस होकर बाहर नहीं निकलेगा। अब अहम बात है ये सेक्शन कौन होगा, किस पार्टी में से होगा। अगर हम इस वक्त सिर्फ सोचें कि वो कौन सी पार्टी में से कौन हो सकता है, तो वो यही लगता है कि वो पीटीआई का अर्बन वोट होगा, यंग वोटर होगा, जो पहली दफा पीटीआई ने मोबिलाइज किया था, पहले सियासत में नहीं आता था, वो सियासत में आया, जोश खरोश से आया, शायद वो मायूस होकर बैठ जाए। तो दूसरी पार्टियों का वोटर है वो तो नहीं बैठेगा, क्योंकि वो तो अपोजिशन में भी उनके साथ रहा, और शायद जो एक ऐसा वोटर जो एज पर होता है वो भी शायद इधर से निकलकर, पीटीआई से निकलकर दूसरी अपोजिशन पार्टियों की तरफ ही जाएगा। सही। अभी हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो पंजाब में एक दफा फिर से सरगर्म होने की कोशिश कर रही है, और जनूबी पंजाब का जो सूबा बनाने की बात है उसमें काफी दिलचस्पी भी ले रही है और हर दफा लेती है। क्या आप समझते हैं कि जो अभी वो स्ट्रैटेजी इख्तियार करने जा रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, क्या जो पीटीआई की नाकामी का फायदा वो उठा सकते हैं इस वक्त पंजाब में? देखिए, बज़ाहिर तो उनको उठाना चाहिए, और उसके थोड़े से हमें साइंस नजर आए हैं। एक लाहौर का बाईपोल, एक खाइवाल का बाईपोल, बाई इलेक्शन। इन बाई इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने कुछ बेहतरी दिखाई है, कई हजार वोट लिए हैं, लेकिन जो ये वोट हैं ये इतने ज्यादा नहीं है जिससे ये लगे कि कोई ऐसी शिफ्ट आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है कोई इफेक्टिव कम बैक कर सकती है। इस तरह की कम बैक कर सकती है जैसे कि कम से कम बेनजीर के दौर में था कि सिंध को आपने स्वीप कर लिया,
पंजाब में अच्छा हिस्सा ले लिया तो आपकी हुकूमत बनने का एक अच्छा चांस बन गया। मुझे नहीं लगता कि पिछली हुकूमत से, कुछ पिछले इलेक्शन से, 2018 के इलेक्शन से पीपल्स पार्टी को बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। अभी उसको मजीद टाइम लगेगा, लेकिन जो वोट भी पीपल्स पार्टी के पास जाएगा वो पीटीआई ही का वोटर होगा। इससे पहले भी 2013 में भी 2018 में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी से जो वोटर निकल कर गया था वो पीटीआई की तरफ गया था। ये ऐसे वोटर हैं जो एक आपस में शेयर होते हैं। मुस्लिम लीग नवाज का वोटर पीपल्स पार्टी के पास नहीं जाता और पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ नहीं आता। तो पीपल्स पार्टी की जितनी भी कम बैक होगी वो भी पीटीआई के लॉस पर होगी। इसका मतलब है कि अगर रिलेटिव किसी हद तक भी पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया तो उसका नुकसान भी पीटीआई को होगा और कम से कम अगले इलेक्शन में उसका फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ही को होगा। सही। ज़ैकम खान साहब, मुझे एक ब्रेक आ जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त ज़ैकम खान साहब मौजूद हैं। ज़ैकम खान साहब, हुकूमत का करप्शन का बयानिया जो कि पिछले इलेक्शन में हमने देखा बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन इस वक्त जो है वो हमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि ये इसका तक बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। मगर दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो हुकूमत की इस नाकामी का फ़ायदा नहीं उठा पाई। आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? देखिए, करप्शन में और करप्शन के बयानिए में बहुत फर्क है। एक तो करप्शन का मसला है पाकिस्तान में जो बहुत संजीदा मसला है और जिसको हल करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, जो करप्शन का नैरेटिव है जिसको खास तौर पर सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुखालिफिन को रुगेदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान साहब जो है वो करप्शन का बयानिया लेकर चल रहे थे। करप्शन को, मसले को हल करने के लिए जो करप्शन को खत्म करने की साइंस है, यानी ट्रांसपेरेंसी की जो साइंस है, उस पर उनकी कोई तवज्जो नहीं थी, कोई उन्होंने पॉलिसी चेंजेस नहीं की। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि अपोजिशन जो है वो तो इसका उस तरीके से फायदा उठाने में नाकाम रही है कि उन्होंने इस पर कोई ऐसा बयानिया बहुत मौसर नहीं बनाया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी ज़हन में रखिए कि ये जो नाकामी है ये इस हुकूमत के गले का भी बहुत बड़ा तौक है, क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज है जो लोग अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। इसकी कीमत हर फर्द को चुकानी पड़ती है। और ये जो जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स आया है ये हर पाकिस्तानी शहरी तक पहुंचा है। अगर अपोजिशन इस पर बात नहीं कर सकी तो ना हुआ, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसको डिबेट किया है, इसको डिस्कस किया है और हर शख्स तक पहुंचा है। उसका जो नुकसान है वो हुकूमत को जरूर होगा, क्योंकि ये हुकूमत देखिए दो ही टांगों पर खड़ी है। एक टांग इसका करप्शन का बयानिया है और दूसरा टांग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है। तो एक टांग तो बिल्कुल चली गई और जो दूसरी टांग है उस पर हम बहस कर रहे हैं वो कितनी मौजूद है और कितनी मौजूद नहीं है। सही। तो ज़ैकम खान साहब, वजह क्या है कि ऑपोजिशन हमें नाकाम नजर आती है? क्या पीडीएम नहीं बननी चाहिए थी और एक प्लेटफॉर्म पे इनको मुत्तहिद नहीं होना चाहिए था? इस तरह का एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए था कम से कम, के जिस पर ये प्रॉपर मुत्तहिद ना हो सकते? जो हमने देखा भी कुछ अरसे के लिए मुत्तहिद रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो पीडीएम टूट गई, पीपल्स पार्टी अलग हो गई। तो क्या ये पीडीएम नहीं बननी चाहिए थी? क्या ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं है? क्या वजह क्या है कि ऑपोजिशन हमें नाकाम नजर आती है? जो अपोजिशन का अलायंस है वो दो सूरतों में बनता है। एक सूरत वो होती है कि जब तहरीक की शक्ल में अपोजिशन की पार्टियां मुत्तहिद होकर हुकूमत को गिराने की कोशिश करती है, उसको टफ टाइम देने की कोशिश करती है। दूसरी सूरत ये होती है कि जब वो मिलकर इलेक्शन की तरफ जाती है और इलेक्शन जीतने की कोशिश करती है। जो पीडीएम थी ये पहली तरह का इत्तेहाद था। इसमें ऐसी पार्टियां इकट्ठी हुई थी जो मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। मसलन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज कभी भी मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके वोटर मिक्स ही नहीं होते। और ये एक ऐसे हालात में बना था, अगर आपको याद हो जिस वक्त पीडीएम का अलायंस बना था तो उस वक्त अपोजिशन इतने शदीद दबाव में थी और उस वक्त मीडिया भी इतने शदीद दबाव में था। मसला मरियम नवाज की तकरीर की मीडिया को इजाजत नहीं थी, मीडिया की आप आवाज तक अपने टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते थे। उस वक्त बिल्कुल एक तरीके से हुकूमत ने अपोजिशन का रगड़ा लगा के रखा हुआ था। पीडीएम जो थोड़े अरसे के लिए चली, साल से ज्यादा कुछ अरसा चली, तो उसमें वो दबाव जो था अपोजिशन पर, उससे अपोजिशन बाहर निकल आई और उस अरसे में अपोजिशन ने जो है वो इलेक्शन जीतने शुरू कर दिए। अब ये दोनों जो ग्रुप्स हैं इनके मफादात अलग अलग हैं।
अब जो पीपल्स पार्टी का मफाद है वो PMLN के मफाद से बिल्कुल अलग है, और उसकी एक वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में इस वक्त शामिल है। जिस सूबे में उसकी अक्सरियत है उस सूबे की हुकूमत उसके पास है, तो उसके स्टेक्स हैं सिस्टम में, तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो पीछे हट गई और PDM उस शक्ल में जो थी वो टूट गई। इस वक्त PDM उस शक्ल में है जिस शक्ल में ये एक इलेक्टरल अलायंस के तौर पर अगले इलेक्शन में जा सकती है, और पीपल्स पार्टी ने अलग से जाना है, शायद वो अपना अलायंस बनाए, शायद वो इंडिपेंडेंटली जाए। मेरा ख्याल ये कि एक तहरीक का जो फायदा हो सकता था हुकूमत गिराने से नीचे, यानी हुकूमत तो ये नहीं गिरा सके जो उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, लेकिन जो एक दूसरा इनका मकसद हो सकता था कि अपने लिए स्पेस बनाए, हुकूमत को पीछे धकेलें, अपने कारकुनों को मोबिलाइज करें, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएं, उस हद तक तो PDM जो है वो काफी कामयाब रही, और उसकी गवाही जो मैंने इलेक्शंस की तरफ इशारा किया आपको बाई इलेक्शंस में नजर आती है, आपको KP के जो इलेक्शन है लोकल बॉडीज के उसमें नजर आती है, कैंटोनमेंट के इलेक्शन में नजर आती है, आपको तमाम पोल आफ्टर पोल आपको ये लगा रहे हैं कि PTI जो है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है और अपोजिशन की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। मेरे ख्याल में ये बड़ी नाकामी नहीं है, मेरे नजर में जो बड़ी नाकामी है वो ये है कि अपोजिशन ने जो जमहूरी किरदार अदा करना था, एक जमहूरी मुल्क में जमहूरियत के अंदर जो अपोजिशन को किरदार अदा करना होता है, देखिए पावर पॉलिटिक्स की तो खाली बात नहीं है ना, एज सिटीजन आप और हम सिर्फ ये तो नहीं चाहते कि लड़ते रहें, एक दूसरे को गिराते रहें, हम तो ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल को सही सिमत में लेकर जाएं पाकिस्तान को। पॉलिसी डिबेट्स हो, असेंबली में पॉलिसी डिबेट्स हो, हमारे मसाइल पर ले जाने के लिए आपने क्या पॉलिसीज बनाई और क्या अल्टरनेटिव पॉलिसीज दिखाई हमें। सही। ज़ैगम खान साहब, ये जो अभी जिस तरह से सेनेट का बिल, सेनेट में बिल पास हुआ है, स्टेट बैंक तरमीमी बिल, इसमें हमने देखा है कि जो पीपल्स पार्टी को जिन्होंने ऑपोजिशन लीडर का जो इलेक्शन था उसमें सपोर्ट किया था, उन्होंने ही इस दफ़ा हुकूमत की पार्टी को सपोर्ट किया है। आप क्या समझते हैं कि इस बार जो है वो पीपल्स पार्टी उनको कन्विंस नहीं कर पाई, या वो कन्विंस करना नहीं चाहती थी? नहीं, वो तो देखिए बड़ा वाज़ेह लगता है कि वो लोग जो है वो हुकूमत से अपोजिशन में आए ही इसलिए थे कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा सपोर्ट करें और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो गिलानी साहब को बनवाएं, क्योंकि उसके अलावा तो उनका कंसिस्टेंटली वो गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं, हर बिल में गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपोजिशन में तो वो बिलोंग ही नहीं करते। जिसको कहते हैं ना जी ट्रोजन हार्स, तो वो अपोजिशन के ट्रोजन हार्स हैं, वो अपोजिशन के अंदर जो है वो अपोजिशन ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और असूली तौर पर तो उन्हें अपोजिशन के बेंचेस पे बैठने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। तो या तो ये तभी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस खेल का हिस्सा है, या ये है कि वो चाहते नहीं है कि इनको अलग किया जाए, और ये जो बात है वो बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि इसकी वजह से पूरी अपोजिशन की जो साख है उस पर भी असर पड़ रहा है, और खास तौर पर जो पीपल्स पार्टी की साख है वो तो बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। सही। अच्छा ज़ैगम खान साहब, अभी हम सदारती निज़ाम की बहुत ज़्यादा बात सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार बार इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ वक्तन फ़वक्तन, अगरचे कि ये पहले भी सुनाई दी जाती रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक पावरफुल जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही है, और सदारती निज़ाम लाने की बातें हो रही हैं, लोगों को कन्विंस करने के लिए जो है वो ये बात की जा रही है कि हमें जो है वो सदारती निज़ाम को सपोर्ट करें, लोग सपोर्ट करें, ताकि अगर आवाम से अगर रेफरेंडम कराया जाता है, क्योंकि पहला पार्ट तो उसका रेफरेंडम ही है, तो अगर रेफरेंडम कराया जाता है और लोग इसके हक में वोट दे देते हैं तो फिर वो सदारती निज़ाम लाने की एटलीस्ट एक पहला जो स्टेप है उसको वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि ये मामला रेफरेंडम के जरिए से बिल्कुल हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के आइन की रूह से जो पाकिस्तान की मौजूदा असम्बली है वो भी सदारती निज़ाम नहीं ला सकती, क्योंकि जब आपको आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस वक्त देखें एक आइन है, आइन में जो आम तरमीम है वो ये असम्बली कर सकती है, लेकिन जो आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर बदलना है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती है, जिसका मतलब है कि इलेक्शन से पहले आपको ये चीज अनाउंस करनी होगी कि जो अगली पाकिस्तान की असेंबली है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वो पाकिस्तान का आइन साज असेंबली होगी। ये उस तरह की तब्दीली है, और
یہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے، خاص طور پر جبکہ کوئی پارٹیز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. مثلاً اس وقت کی تو اگر پاکستان کی اسمبلی دیکھیں تو آپ کو تو بالکل نہیں لگتا کہ 50% بھی کسی طور پہ یہ پورے کر سکیں گے. تو اگلی اسمبلی میں بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا کے اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور یہ اتنے دور کی کوڑی ہے اور یہ اتنی مشکل بات ہے، پاکستان میں اتنا کنسنسس ہے پارلیمنٹری سسٹم پر کہ اس کا سوائے توجہ ہٹانے کے اس کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. ایسی ڈیبیٹس، کالا باغ ڈیم، صدارتی نظام، ادھر ادھر کی ڈیبیٹس وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ ایک ان نیسیسری ڈیبیٹ میں لوگوں کو لے کر جانا ہوتا ہے، لوگوں کو الجھانا ہوتا ہے. شاید اس کا مقصد ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر صدر ہوتے تو شاید پاکستان میں بڑے کمالات کر دیتے. وہ وزیر اعظم ہیں، اس وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے. مجھے آپ بتائیے پاکستان میں وزیر اعظم کے پاس کون سی طاقت ہے جو صدر کے پاس نہیں ہوتی، امریکہ کے صدر کے پاس نہیں ہوتی. پاکستان کا تو وزیر اعظم بہت ہی طاقتور وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. کہا یہ جاتا ہے جی باہر سے وزراء نہیں لا سکتا. کیوں نہیں لا سکتا؟ آپ نے ایک فوج، ظفر موج تو ابھی بھی رکھی ہوئی ہے اسسٹنٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کو بھی پارٹی جس کو چاہے سینٹ میں لا کے وزیر بھی بنا سکتی ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس وقت جو اچھی کارکردگی کے راستے میں رکاوٹ ہو. یہ حکومت کی ناکامی ہے، یہ پاکستان کی پارٹیوں کی، پاکستان کی ایلیٹ کی ناکامی ہے کہ وہ اس ملک کو صحیح سمت نہیں دے پا رہے. صحیح، حکومت کی ناکامی، پاکستان کی پارٹیز کی، پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو صحیح سمت میں رکھتے، جو وہ نہیں کر پا رہے. بہت شکریہ، زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا خوبصورت تجزیہ دے رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.